Hello, good morning students. This is ninth class SS chapter 2 and session 2. In first session we have learned about Europeans colonization in Asia and Africa. Totally in Africa and Asia they divided between them European countries, and then the rivalry among the European nations, means European nations in between them rivalry. This led to the outbreak of First World War. About First World War we are learning in this lesson. So what is the main reason? Rivalry among the European nations. European nations के बीच में अपने आपस के बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, इनके बीच में तो एक दूसरे का अगेंस्ट दुश्मनी, इसी का कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है. नाउ सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो मेन फैक्टर्स रीजन्स क्या है? लुक एट द बोर्ड, पेज नंबर 11. यू कैन सी इन योर बुक आल्सो. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty. This treaty would happen in 1871. According to which France had to pay a war fine as well as give away two of its provinces, Lorraine and Alsace, to Germany. France had not been able to overcome this humiliation. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. The end of a war sowed the seeds of a future war. Means First World War जो है वर्ल्ड में जो इवेंट्स हुआ है उसमें मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुआ है इवेंट्स वो बहुत भयानक है. अनफॉरगेटेबल यानी भूल नहीं सकते. आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी, दो सिटीज़ में बॉम्ब डाला है, उसका बहुत जो बॉम्ब का असर है एटम बॉम्ब का, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ है. इसका असर बहुत सालों तक उसका एरिया में है. That's why it is called the heartbreaking and unforgettable event of the modern world. और इसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स रीजन रेस्पॉन्सिबल है. अभी ये इसमें टोटली 6 फैक्टर्स आर गिवन, लेट अस सी. और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ है 1 अगस्त 1914. और टोटल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ड्यूरेशन 1914 to 1919, टोटल 5 years है. और स्टार्टिंग ये यू हैव टू अंडरलाइन दिस पॉइंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन ऑन 1 अगस्त 1914. और इसकी मेन जो बीच यानी स्टार्टिंग पॉइंट किसके इसके बीच में हुआ है? जर्मनी एंड फ्रांस. बिटवीन दीज टू नेशंस, बोथ आर यूरोपियन नेशंस. जर्मनी फ्रांस को हरा दिया है सेडेन वॉर में. सेडेन वॉर हुआ है 1870 में, नेपोलियन II उस समय. और इस वार में जर्मनी फ्रांस को हरा दिया है. सडन मीन्स इट इज़ द प्लेस ऑफ, एक जगह है फ्रांस में, एक जगह है वहाँ पे जर्मनी अटैक किया है फ्रांस को. इस वार में जर्मनी फ्रांस को हरा दिया. हराने के बाद वहाँ पे फ्रांस से एक ट्रीटी मीन्स एक लाइक एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट जैसा ले लिया है. वो एग्रीमेंट का नाम है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. ये हुआ है 1871. सडन वॉर हुआ है 1870. और 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक ट्रीटी हुआ है, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो फ्रांस हार गया है, इसलिए फ्रांस से क्या करना है, उसका वार फाइन, जो युद्ध में हार गया है वो जो जीता है उनको फाइन जैसा देना है. उसमें फ्रांस की 2 प्रोविंसेस मीन्स लाइक स्टेट्स, लॉरेन एंड एल्सेस, ये 2 स्टेट्स फ्रांस का अपना 2 स्टेट्स को जर्मनी को देना है. दैट इज़ द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. और फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन. बट फ्रांस ये ट्रीटी में तो किया है बट वो इसमें से बाहर नहीं आ पाया. और तस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ, यानी ये फ्रैंकफर्ट ट्रीटी मजबूरी से किया है, बट इसी से मेन और राइवलरी बढ़ गए. यही मेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीज़न हो गया है. सो व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. और इसमें एक लाइन लास्ट में ये दिया है, द एंड ऑफ ए वॉर
sowed the seeds of a future war. Means ये जो सडन वॉर ख़त्म हो गई है, बट ख़त्म होने के बाद उसकी जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी है वो ही दूसरी वॉर की बीज बोया है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बीज बोया है ये सडन वॉर. एंड इन दिस फर्स्ट रीजन economic factors. Already we have learned in the first session, these European countries they got into Asia and Africa and for trading, business, industrialization and commercialization. So this is the main factor, economic factor. England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. Mainly in European countries, England, it had established vast empire, means very big empire in Asia and Africa. Almost so many countries it had occupied. In that part, India also, and it exploited its colonies economically and became rich. और जो इंग्लैंड जो है वो जो ये कॉलोनीज बनाए हैं, अपना जो कंट्रीज को ऑक्यूपाई किया है, वहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत एक्सप्लॉइट किया है. इस तरीके से एक्सप्लॉइट करके बिकेम रिच, ये रिच बन गया है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन. और ये रिच बनने का कारण मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन दोनों. और इस वजह से यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. और इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रीज एकदम डेवलप हो गई उसी समय पे. और स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन फास्टली अपना कॉलोनीज बनाते गए हैं अदर कंट्री में, एशिया और अफ्रीका में, बहुत सारे नेशंस में. इसके वजह से यूरोप को बहुत बड़े मात्रा में रॉ मटेरियल ज़रूरत पड़े. इट नीड्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. इंडस्ट्रीज की जो मटेरियल रॉ मटेरियल चाहिए वो ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ी. इन द last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. Then 19th century, in the last quarter of 19th century, between 1875 to 1900, in this time, Germany had started the competition. Germany भी आगे आ गया है. Procure means occupied, obtain, acquire. गेट होल्ड ऑफ मीन्स मार्केट में जर्मनी भी अपना एक होल्ड पकड़ लिया है ये इंटरनेशनल बिजनेस में इन एशिया एंड अफ्रीका. वाई जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस. ऑलरेडी इंग्लैंड और फ्रांस वहाँ पे कमर्शलाइजेशन बिजनेस कर रहे हैं और जर्मनी भी मार्केट में आ गया है. और जर्मनी जो है अपना इंग्लैंड और फ्रांस से अपनी चीज़ें सस्ते में, चीपर मार्केट में और सस्ते में सप्लाई करने लगे. इसका वजह से पूरा मार्केट में होल्ड है जर्मनी को आ गया है. द एफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड. इससे पहले एफ्रो एशियन मीन्स अफ्रीका में जो कॉलोनीज बनाए हैं, एशिया में जो कॉलोनीज है, ये मार्केट्स में इंग्लैंड और फ्रांस ऑलरेडी से पहले डोमिनेटेड, बट ये जर्मनी आके उनकी होल्ड पकड़ लिया और thus broken up by Germany. Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. So before Germany, England and France were monopolies in this areas of Afro-Asian markets में, business में वो अकेले थे. जर्मनी आके उनसे चीप में मार्केट में देने लगी तो मार्केट का होल्ड जर्मनी को आ गया. ये वाली रीज़न एज अ कॉन्स्टेंट मीन्स एज ए रिजल्ट देयर वॉज इंटेंस एकेडमिक कॉम्पिटिशन. दोनों के बीच में बहुत इंटेंसली कॉम्पिटिशन चालू हो गई बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड. दिस इज वन रीज़न. एंड अनदर सेकेंड पॉइंट, मिलिटरिज्म. मिलिटरी फोर्स वॉज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन दैट द यूरोपियन नेशंस गॉट इनटू फॉर एक्सपेंशन. ऑलरेडी ये यूरोपियन नेशंस एक्सपेंशन के लिए गए हैं अलग अलग देश में, उसमें से मिलिटरी जरूरी है. तो इट इज़ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट आल्सो इन दिस कॉम्पिटिशन. England, France, Austria, Russia had been expanding their military powers. So, England, France, Austria and Russia, these countries already they are expanding their military powers, means they are increasing their military power. While in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. In the same time, Japan, Italy, Germany, in these countries, compulsory military training means in the 8 nations they made a rule, compulsory military training. Each and every citizen they have to take military training. Like that they started. Production of weapons was increased under the pretext of self-defense.
Another military power, they are expanding military power also, and another side weapons means instruments for war. These weapons production also increased to the self-defense, to the sake of self-defense. Thus, militarism got an impetus, and military competitions added to economic competition created a serious atmosphere of war. So, in this way, militarism also a momentum, a strength, power. Impetus means power. It also got power and military competition. So, militarism also added, competition added to economic factors. Already economic competition is there, so militarism also in one other competition. Next, third point, groupism, secret treaties. In European nations already they became two groups. So how we see? Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. Mainly in the First World War, two groups they formed European countries. So this groupism, and in between them some secret treaties like Frankfurt Treaty, that is not secret treaty, but some secret treaties also there. So they are the main role, major role in the First World War. The world was divided into two groups. You have to note this point. Before the First World War, before the world was divided into two groups. On one side, which is the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey. Here Italy is not mentioned, but Italy also is there. You can note on Germany after Italy, write Italy also. Germany, Italy, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey. They are one group. While on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. European countries here they formed as two groups, Germany, Italy, Austria and Hungary, Bulgaria and Turkey. They are one group, and another group England, France, Russia and Japan. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between these groups, which was an important factor of the First War. And between these two groups, these fears developed. What are the feelings? Enmity, jealousy. Jealousy means jealous. ईर्ष्या and enmity, दुश्मनी, mistrust, भरोसा खोना, एक दूसरे का अविश्वास, विश्वास नहीं है, fear, hatred means नफरत, डर, नफरत. These feelings evolved between these groups. That is the important factor of the First World War. Next, another point 4, feeling of fierce nationalism. The independence of Belgium and Greece is, and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. Previously, in the first session, we learned about Spain. Spain occupied Belgium. So now these Belgium and Greece they got independent, and then Germany and Italy, these both countries are unified, means एकता हो गई दोनों के बीच में. This is as a result the nationalism increased. But later the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. Then slowly in European countries the feeling of nationalism took an extreme, means तीव्र हो गए. Nationalism feeling जो है और ज़्यादा बढ़ गया in European countries. Economic jealousies, competitions and colonialism in Europe had increased so much that the national interests of each other began to clash. और mainly economic jealousies. Already इससे पहले फर्स्ट फैक्टर में हमने देखा economic jealousies and competitions and colonialism. So these due to these three reasons, Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. एक दूसरे के ऊपर national interest clashes आना चालू हो गए. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. जो यूरोपियन नेशंस लीडिंग में है यानी आगे है, लाइक जर्मनी इकोनॉमिक में आगे आ गया मार्केट में, इंग्लैंड और फ्रांस ऑलरेडी आगे है. तो दीज लीडिंग नेशंस इन देयर कंट्रीज दे आर
They are teaching extreme and destructive nationalism to its people. उनके सिटीजन्स की एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत से, डिस्ट्रक्टिव नुकसान भी दे सकते हैं, इतना नेशनलिज्म टीचिंग करने चालू किया है. लव फॉर ओन नेशन एंड हेटेड फॉर द अदर नेशन वॉज एनकरेज. ये नेशनलिज्म टीचिंग करते समय दे टॉट लव फॉर आवर ओन नेशन, उनकी खुद का नेशन के लिए लव यानी अपना देश का प्यार करना, एंड हेटेड फॉर द अदर नेशन. इन द सेम टाइम अदर नेशंस, दूसरे जो एनिमीज नेशंस के लिए हेटेड नफरता, दूसरा नेशंस की नफरता, अपना देश के लिए लव, इनमें एनकरेज किया गया. द जर्मन चीफ काइजर विलियम वॉज द अदर और originator of nationalism and colonialism. In this, the German chief, German जो main chief है उन्होंने काइजर विलियम, और he is also one of the originator of nationalism and colonialism. He was over ambitious and believed in world leadership. और ये जर्मन चीफ जो काइजर विलियम जो है वो ओवर एम्बिशियस, ऑलरेडी यू नो एम्बिशियस मीन्स तो ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप, यानी पूरा वर्ल्ड लीडरशिप करने के लिए वो आगे आना चाहता है. ही वांटेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल. इतना ही नहीं, वो ऐसा चाहता है जो भी चीज़ें उनकी इच्छा से करना चाहता है. विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर, वो भी अपना मिलिट्री पावर यूज़ करके सभी उसकी हिसाब से ही चीज़ें करना चाहता है. द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशन. तो इसी प्रकार बाकी नेशंस में भी वॉर का फीलिंग स्प्रेड हो गई. लाइक जर्मनी में ऑलरेडी उनकी चालू किया इसी प्रकार, एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एंड नेक्स्ट 5th पॉइंट, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स. इन द सेम टाइम न्यूज़पेपर्स का भी इम्पोर्टेंस है. द न्यूज़पेपर्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस aroused so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups. By spitting venom against rival nations, that the rulers of the respective nations could not over make efforts for establishing peace and harmony. न्यूज़पेपर्स भी बहुत यूरोपियन नेशंस के बीच में बहुत ये फैला दिया है. हेट्रेड अमॉन्ग पीपल, यानी लोगों का बीच में, एक नेशन दूसरे नेशन के बीच में जो नफरता बढ़ा दिया है. और ये बढ़ाने में न्यूज़पेपर्स का भी एक हाथ दिया है. Derogatory means showing a critical attitude, negative, unfavorable means अपना नेशन को दूसरा कंट्री के ऊपर अनफेवरेबल से न्यूज़ पेपर में आर्टिकल्स देते हुए ऐसा एनकरेज किया गया है. प्रोवोकेटिव मीन्स कॉजिंग एंगर, एनोइंग, यानी लोगों को दूसरे देश के बारे में ऐसा आर्टिकल्स लिखते थे, लोगों को दूसरे देश के ऊपर वो पढ़ने के बाद गुस्सा बढ़ते जाए, इस तरह से. एग्जॉगरेटेड यानी जो छोटी छोटी चीज़ों को और ज़्यादा बड़ा करके लिखा है. एंड फॉल्स अप राइटर, यानी जो गलत चीज़ों को भी लिखा न्यूज़पेपर, इसका वजह से भी और ज़्यादा एक दूसरे नेशन के बीच में नफरत बढ़ गया है. बाय स्पिटिंग वेनम मीन्स ईयर पॉइजन, एंड अगेंस्ट राइवल नेशंस मीन्स राइवल नेशंस की अगेंस्ट में पॉइजन बढ़ाते हुए, मतलब दुश्मनी और बढ़ाते हुए लिखा है न्यूज़पेपर्स में. इस प्रकार ये न्यूज़पेपर्स ऐसा लिख रहा था. उस समय पे जो रूलर्स होते हैं, जो रेस्पेक्टिव नेशन, अपना देश के न्यूज़पेपर जो भी न्यूज़ आ रहा है उसको, उस देश के रूलर्स भी उसको कुछ भी पीस एस्टैब्लिश करने का अगेंस्ट नहीं किया है, मतलब बढ़ावा उसको रोका नहीं. इसका वजह से पीस और हार्मनी एस्टैब्लिश करने का कोई एक्शन नहीं लिया है. दैट इज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स. एंड नेक्स्ट 6th पॉइंट, फिलॉसफी अबाउट वॉर. द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप. और मेनली उस समय पे ये एक पॉलिसी, वॉर इज वेलफेयर, यानी जो हम अभी वॉर करेंगे तो वो हमारे वेलफेयर के लिए, इस तरीके से अपना रूलर ऐसा फैला दिया है. ये मेनली यूरोप में रूट ले लिया. द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश्ड मैगजीन्स, और इसमें मेनली जर्मन
और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मेन कारण जर्मनी, ऑलरेडी पहले भी आए थे, जर्मनी और फ्रांस, ये मेन दोनों का बीच का ही है। तो जर्मन राइटर जो ट्रॉट्स्की है, एक राइटर है जर्मन की, उन्होंने पब्लिश किया है कुछ मैगजीन्स, उसका नाम ही है ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव। इसका मतलब जो युद्ध में जो जीतेगा माइटी, ताकतवर को ही जिंदा रहने का, लिव का डिजर्व रहते हैं, इस तरह से। एंड वॉर एलोन इज द नेशनल नीड, और युद्ध ही हमारा नेशनल नीड यानी ज़रूरत है, हमको युद्ध कंपलसरी हमारा ज़रूरत है। इस तरीके से कुछ मैगजीन्स उन्होंने पब्लिश किया है। और नेक्स्ट अनदर जर्मन राइटर, उनका नाम है नीड्ज़, ही एक्सप्रेस्ड वॉर एज अ सैक्रेड वर्ड, यानी जर्मनी में जो मेनली वॉर का बारे में लोगों को उत्साह करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह से आर्टिकल्स भी राइटर्स लिखा है। और उन्होंने वॉर को ऐसा लिखा है सैक्रेड वर्ड। सैक्रेड मीन्स जैसे पवित्र, जैसे रिलीजन्स में जो पूजा कुछ व्रत यज्ञ जैसा करते हैं, ऐसा ये वॉर भी इसी तरह के वर्ड है, ऐसा उन्होंने लिखा है, ऐसा कंपेयर करते हैं। और अनदर रीजन, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर assassinated by being shot at by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand। और उसी समय पे ऑस्ट्रिया की जो प्रिंस है और उनकी वाइफ, प्रिंस और वाइफ दोनों को सर्बियन की टेररिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक हैंड करके, उनकी एक मेंबर इनको शॉट करके मारा है। ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट। इस एक्ट पे ऑस्ट्रिया सर्बिया कंट्री की ब्लेम किया है, इस एक्ट में सर्बिया कंट्री भी किया है, इन्वॉल्व है अपना ऐसा। एंड गेव एन अल्टीमेशन टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया। इसके अलावा एक अल्टीमेटम मीन्स एक नोटिस भी दिया है, जो कल्प्रिट है वो टेररिस्ट जो है उनको अपना हैंड ओवर करने के लिए ऑस्ट्रिया को एक अल्टीमेटम दिया है विथिन 48 आवर्स, यानी 48 आवर्स के अंदर आप वो कल्प्रिट को हमारा हाथ में देना है। सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर। सर्बिया कंट्री जो है नेशन, इनको पता नहीं है, इस मैटर में अपने इग्नोरेंस डिक्लेयर किया है। विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। इसी रीज़न पे सर्बिया कंट्री को जो भी उनकी जवाब रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको बिना सुनते हुए ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विथ दिस। इस प्रकार जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गए हैं, ऑस्ट्रिया, बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया चालू हो गए हैं वॉर। And this is for today's lesson. I hope you understood. I read the lesson very well.